हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स का मॉडल पेपर 2025 का। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बच्चे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है मेरे भाई। आपके एग्जाम में कक्षा 10 फिजिक्स में बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर इस साल आने वाला है। तो बच्चे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बच्चे इस वीडियो अगर पूरा आप देखेंगे तो मेरे भाई यकीन मानिए कि 100% पेपर आपका इसी क्लास से रहेगा, पूरा फिजिक्स का। तो बच्चों आज की क्लास में हम केवल फिजिक्स का पोर्शन बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री का पोर्शन बच्चे आपके जय सर केमिस्ट्री कराएंगे बच्चे, ठीक है ना। और बायोलॉजी का पोर्शन भी आपका कराया जाएगा। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जोरदार क्लास रहने वाली है। तो जो बच्चे पहली बार क्लास में जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए बच्चे क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये बच्चे आपके सामने रहा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बच्चों कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चे? शून्य होती है, ऑप्शन ए दिया है। अनंत होती है, ऑप्शन बी दिया है। ऑप्शन सी दिया है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दिया है -25 सेंटीमीटर। तो आप सभी बच्चों को कमेंट करना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बच्चे इसका सही जवाब मेरे भाई है अनंत होती है। क्या होती है सर? अनंत होती है। ऑप्शन बी बच्चे बाबू आपका यहां पे करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बच्चे समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत पर होती है, ठीक है ना। ठीक है सर। आइए बच्चे अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दिया गया है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है बच्चे? ऑप्शन ए है पश्चिमाभि यानी सिलियरी मांसपेशियां। ऑप्शन बी है नेत्र लेंस। ऑप्शन सी है पुतली। ऑप्शन डी है कार्निया या स्वच्छ मंडल। आइए बच्चे एक एक ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको ध्यान देना है पश्चिमाभि पेशियां यानी कि सिलियरी मसल्स क्या करती हैं। देखो दोस्त, हमारे आंख में बच्चे हमारे आंख में जो सिलियरी मसल हैं वो प्रकाश को बच्चे क्या करती हैं? उसकी जो नेत्र लेंस की है बच्चे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाती या बढ़ाती हैं। तो बच्चे यहां पे लिख लेना है कि इसका कार्य क्या है। तो कहेंगे सर इसका कार्य नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलना है। फोकस दूरी को बदलना है। देखो मेरे भाई, जहां आपको बच्चे एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा बच्चे 100% यहां एक्सप्लेन किया जाएगा, और जहां बच्चे केवल ऑप्शन ही रहेंगे वहां बच्चे आपको ऑप्शन बताया जाएगा। तो पहला बच्चे आपका है पश्चिमाभि पेशियां यानी कि सिलियरी मसल क्या होती हैं। तो बच्चे इसका कार्य है मेरे भाई नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलना। अगर बच्चे इनका आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चे लिंक मिल जाएगा, वहां से पूरे चैप्टर को भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो आइए बच्चे, पश्चिमाभि पेशियां यानी कि सिलियरी मसल क्या होती है? तो इसका कार्य नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलना होता है। दूसरा बच्चे है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का कार्य बच्चे क्या है? कहेंगे सर इसका कार्य प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करना है बच्चे। क्या करना है? कहेंगे सर फोकसित करना है।
बच्चे जो हमारा नेत्र लेंस है इसका कार्य है प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करना यानी कि पहुंचाना। अगला बच्चे है पुतली। पुतली का कार्य बच्चे है प्रकाश को नियंत्रित करना। बच्चे क्या है कहेंगे सर? प्रकाश को नियंत्रित करना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कितना प्रकाश आंख में जाने देना है इस बात को बच्चे ये नियंत्रित करता है। ठीक है, ठीक है सर। अगला बच्चे हमारा है कहेंगे सर कार्निया यानी कि स्वच्छ मंडल। बच्चे कार्निया कार्य का है प्रकाश को आंख में प्रवेश कराना, प्रकाश को आंख में प्रवेश कराना। तो बच्चे ये हमारे चारों उपयोग हैं। तो बच्चे चारों ऑप्शन को हमने बच्चे डिटेल में आपको बता दिया है कि सबका कार्य का है। तो बच्चे आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे पुतली, ऑप्शन सी बच्चे चमेली यहाँ हमारे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो कहेंगे सर पुतली। बच्चे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है, और कार्निया बच्चे आंख में प्रकाश को प्रवेश कराता है। बच्चे ये बाहर का भाग है जो आंख में प्रकाश को बच्चे प्रवेश कराता है, नियंत्रित बच्चे आपका पुतली करता है। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे अगले प्रश्न बढ़ते हैं। बच्चों अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत फ्यूज बना होता है तांबे का, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है टिन का, ऑप्शन सी है शीशे का। तो बच्चे यहां पर मेरे भाई आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बच्चे दिया है तांबा, टिन तथा शीशे की मिश्र धातु का। तो बच्चे इसमें ये सभी मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी मेरे भाई इसका दया बच्चे सही आंसर होगा तांबा, टिन तथा शीशे की मिश्र धातु का। तो आपका वैद्युत फ्यूज जो होता है तांबा, टिन तथा शीशे की मिश्र धातु का बच्चे बना होता है। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत यूनिट बराबर है। एक वैद्युत यूनिट बच्चे किसके बराबर है? 1 वाट के बराबर है, किलोवाट के बराबर है, किलोवाट प्रति घंटा के बराबर है, या फिर किलोवाट घंटा के बराबर है। तो मेरे भाई एक वैद्युत यूनिट जो होता है आपका, एक वैद्युत यूनिट बच्चे यहां पर आपका 1 किलोवाट घंटा के बच्चे बराबर होता है, जिसमें 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल बच्चे ऊर्जा यहां पर होती है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो इसका ऑप्शन मेरे भाई डी सही है दया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन डी बच्चे 1 किलोवाट घंटा जो है आपके प्रश्न का सही जवाब है बच्चे। जो आपके घरों में बच्चे मीटर लगा होता है उसका जो बिल आता है बच्चे वो यूनिट में आता है, और 1 यूनिट का बच्चे मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बच्चे मतलब है कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल ऊष्मा बच्चे उसमें होती है। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो बच्चे वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है मिलीमीटर, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बच्चे वक्रता त्रिज्या एक दूरी है, और बच्चे दूरी का मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। तो इसका बच्चे सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन डी ये सभी। क्या होगा सर? ये सभी। बच्चे दूरी के मात्रक ये सभी लिखे हैं, इसलिए आपका क्या होगा कहेंगे सर इनमें से सभी मात्रक वक्रता त्रिज्या के हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वैद्युत धारा को मापा जाता है वैद्युत जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा, एमीटर द्वारा, या वैद्युत मीटर द्वारा। देखो बच्चे इसमें जो आपका मेरे भाई वैद्युत जनित्र है इसका कार्य है बच्चे यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना, वैद्युत ऊर्जा में बदलना इसका मेरे भाई कार्य है। दूसरा बच्चे है धारा मापी। धारा मापी का काम बच्चे है परिपथ में
परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाना, परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाना, उपस्थिति का पता लगाना। ठीक है सर। बच्चे अगला हमारा है अमीटर। बच्चे अमीटर कार्य है धारा को मापना, धारा को मापना। और बच्चे अगला हमारा है वैद्युत मीटर। बच्चे यह वैद्युत ऊर्जा की माप है। बच्चे क्या है, कहता है वैद्युत ऊर्जा की माप है, वैद्युत ऊर्जा को मापता है। बच्चे ये हमारे घरों में लगा होता है जो बच्चे यह वैद्युत मीटर में ऊर्जा को मापता है, यह वैद्युत मीटर में, यह वैद्युत मीटर में वैद्युत ऊर्जा को मापता है। बच्चे जो हमारे घरों में लगा होता है मीटर बच्चे, उसमें जो ऊर्जा मापता है वही है बच्चे वैद्युत मीटर। जो हमारे घर के बाहर बच्चे दुकानों में लगा होता है, वहां पर बच्चे बिजली का बिल जो मापता है वो वैद्युत मीटर होता है। अमीटर बच्चे धारा को मापता है। धारा मापी बच्चे धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। और बच्चे बहुत स्मॉल करंट माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर कोटि के धारा को माप भी सकता है मेरे भाई। तो इसका जो सही जवाब बच्चे है यहाँ पे ऑप्शन सी है बच्चे चमेली। मेरे भाई इसका चमेली जो है बच्चे बिल्कुल करेक्ट जवाब है इस प्रश्न का। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण बच्चे क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन सी है चुंबकीय तथा विद्युत दोनों, या फिर बच्चे ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बोलो बच्चे एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है इनमें से? तो कहेंगे सर एक गतिमान आवेशित कण जो है यहां पर चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी बच्चे इस प्रश्न का चमेली जो है बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। बोलो बच्चे क्लियर है ना? कहेंगे हाँ सर क्लियर है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। अवतल दर्पण का बच्चे यहां पे प्रतिबिंब बनाना है। केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच अगर वस्तु रखी है तो देखो बच्चे सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बना लो। ठीक है सर, ये बना लिया हमने। ये बच्चे उसका क्या है, कहेंगे सर उसका मुख्य अक्ष वाली रेखा बच्चे बना लिया हमने। ठीक है सर, ये रेखा बन गई। बच्चे ये हमारा फोकस है मान लेते हैं, ये वक्रता केंद्र है C और ये ध्रुव है P, और बच्चे ये रेखा हमारी मुख्य अक्ष है। क्या है, क्या कहेंगे सर मुख्य अक्ष है। ये बच्चे हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है सर। अब बच्चे कह रहा है कि हमारी वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में है। तो बच्चे वस्तु को हमने यहां पे रख लिया। कहां पे, कहेंगे सर वस्तु को हमने रख लिया दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है सर। अब बच्चे एक किरण को हम समांतर डालेंगे मेरे भाई। अगर बच्चे यहां से एक किरण को हम समांतर बच्चे किरण डालें यहां से तो कैसे जाएगी? तो कहेंगे सर अगर समांतर किरण डालेंगे बच्चे तो ये फोकस से बच्चे दर्पण से परावर्तित होके दर्पण के फोकस से जाएगी बच्चे इस प्रकार से। ठीक है सर। बच्चे दूसरी किरण को हमने फोकस पर डाल दिया। तो बच्चे दर्पण की जब दूसरी किरण को हम फोकस पे डालेंगे मेरे भाई तो क्या होगा? तो कहेंगे सब किरण फोकस पे डालेंगे तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात बच्चे, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे जाएगी इस प्रकार से। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और बच्चे अगर यहां ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कहां, कहेंगे सर दोनों किरण बच्चे वक्रता केंद्र के पीछे मिल रही हैं। कहां मिल रही हैं? कहेंगे सर वक्रता केंद्र के पीछे मिल रही हैं। तो यही बच्चे आपका क्या बन गया? कहेंगे सर इमेज बन गया। बच्चे ये वस्तु है AB। ठीक है सर। और बच्चे ये A', B' उसका प्रतिबिंब है। क्या है सर? उसका प्रतिबिंब है। ठीक है सर। तो बच्चे ये हमारा बन गया इमेज डायग्राम बच्चे कंप्लीट हो गया। एक किरण को बच्चे हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाला जो कि फोकस से गुजरी,
परावर्तन के पश्चात दर्पण के, और बच्चे दूसरी किरण हमने फोकस पे डाल दिया जो कि दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहां से कहेंगे सर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और ये दोनों किरणें बच्चे सी के पीछे यानी सी और अनंत के बीच मिल रही हैं, और इनका यहीं पर प्रतिबिंब बच्चे बन गया वास्तविक, उल्टा और बड़ा बच्चे। क्या कहेंगे सर? तो सर प्रतिबिंब की जो प्रकृति यहां लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो बच्चे प्रतिबिंब की जो प्रकृति मेरे भाई यहां पे है, कहेंगे क्या सर? कहेंगे सर पहला पॉइंट है वास्तविक व उल्टा, वास्तविक है सर व उल्टा प्रतिबिंब बना है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट बच्चे यहां पे है, कहेंगे सर दूसरा पॉइंट है इसकी स्थिति कहां है, कहेंगे सर स्थिति है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, अनंत के बीच, अनंत के बीच, ठीक है सर। और बच्चे इसकी आवर्धन क्या है? तो कहेंगे सर इसकी आवर्धन है नेगेटिव बच्चे। क्या है? आवर्धन बच्चे यहां पे नेगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु बच्चे ऊपर है मुख्य अक्ष के जो कि पॉजिटिव है बच्चे, प्रतिबिंब वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे है यानी कि नेगेटिव है। तो बच्चे इसकी जो आवर्धन आएगी मेरे भाई यम का मान वो आपका आएगा ऋणात्मक। क्या आएगा सर? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव है, ठीक है सर। तो बच्चे ये रहा हमारा इसका पहला पार्ट बच्चे, पार्ट ए बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया इसका 8th क्वेश्चन का। तो बच्चे यहां पर जो आपका इमेज डायग्राम बना है बच्चे, ये आपके पेपर में एक डायग्राम बच्चे 2 मार्क्स का है। कितने नंबर का बच्चे? ये 2 मार्क्स का मेरे भाई, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है बच्चे, ये भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। कुल मिला के बच्चे 8वां प्रश्न जो है 4 मार्क्स का बच्चे प्रश्न है। 2 मार्क्स बच्चे यहां से आपको मिलेंगे और 2 मार्क्स बच्चे आपको यहां से मिलेंगे, यानी कि 2 डायग्राम बनाने के बच्चे 4 मार्क्स। बच्चे 100% इस तरह का सवाल आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें बच्चे, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की जानकारी बच्चे समय पर मिल पाए। मेरे भाई इस पूरे चैप्टर को हमने 1 शॉट के माध्यम से भी आपको पढ़ाया है 2 घंटे के अंदर बच्चे लेक्चर में। यदि आप इसका पूरा बच्चे डिटेल में एक एक वीडियो बच्चे देखना चाहते हो, एक एक पॉइंट को समझना चाहते हो, तो बच्चे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरे फिजिक्स को बच्चे 4 लेक्चर में आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब बात करेंगे इसके हम ध्रुव तथा फोकस के बीच अगर वस्तु रखी हो तो आइए बच्चे दूसरे पेज पर इसको समझते हैं मेरे भाई। ये बी पार्ट आपका है। सबसे पहले यहां पर आपको एक अवतल दर्पण बना लेना है, ठीक है सर, बना लिए ये। अब देखो बच्चे, अब यहां पर आपको एक मुख्य अक्ष बना लेना है, रेखा बच्चे बना लिया सर। अब देखो बच्चे यहां पे ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है सर। अब दोस्त यहां पर आपका ये फोकस है, ठीक है सर। बच्चे ये वक्रता केंद्र है सी, और ये ध्रुव पी है, और ये हमारा एक अवतल दर्पण है, और ये पूरी लाइन बच्चे हमारी क्या है कहेंगे सर? मुख्य अक्ष है। क्या है सर? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब बच्चे कह रहा है इसमें कि अगर वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, यानी वस्तु जो हमारी है ध्रुव बच्चे ये हमारा रहा और फोकस बच्चे ये रहा, इनके बीच में बच्चे ये वस्तु है मेरे भाई। अगर इसमें एक बच्चे समांतर किरण डाल देंगे हम, तो बच्चे अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे किरण डालेंगे तो बच्चे ये जो है दर्पण से टकराने के पश्चात बच्चे दर्पण के फोकस से गुजरेगी। देखो इस प्रकार से मेरे भाई, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। बच्चे अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात यानी दर्पण के परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के बच्चे समांतर होकर जाती है, फोकस से होकर गुजरती है। अब मेरे भाई दूसरी प्रकाश किरण कहां डालेंगे? तो कहेंगे सर दूसरी प्रकाश किरण मेरे भाई आप डाल दो ध्रुव पर, ठीक है सर। बच्चे अगर ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण हम डालते हैं तो बच्चे दर्पण के परावर्तन के पश्चात बच्चे उतने ही एंगल पर जाएगी जितने एंगल बच्चे दर्पण को मिली है यहां पे। देखो बच्चे
कुछ इस प्रकार से। मेरे भाई ये वाला आपका एंगल अगर थीटा बच्चे है तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, यानी जितने कोण पर आई है बच्चे उतने कोण पर जाएगी। यहां ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का बच्चे पालन करती है। ठीक है सर, आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई आपको यहां ध्यान देना है, जब इसको हम बच्चे पीछे बढ़ाएंगे, कहां सर, जब इसको बच्चे हम पीछे बढ़ाएंगे मेरे भाई, क्योंकि आगे तो मिलेगी नहीं, कहेंगे हाँ सर। बच्चे इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों प्रकाश किरणें बच्चे आपको कहाँ मिल रही हैं, कहेंगे सर दर्पण के पीछे। बच्चे कहाँ मिल रही हैं, कहेंगे सर दर्पण के पीछे। तो मेरे भाई ये जो आपके किरण है मेरे भाई कहाँ मिलेगी, कहेंगे सर दर्पण के पीछे। तो बच्चे ये प्रकाश किरण आपकी दर्पण के पीछे कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्त मिलेगी। देखो बच्चे कुछ इस प्रकार से आपकी ये किरण जो है दर्पण के पीछे बच्चे मिल जाएगी। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे ये, और यही मेरे भाई बन गया आपका प्रतिबिंब। क्या बन गया सर, प्रतिबिंब। बच्चे ये ए डैश बी डैश है, और बच्चे ये हमारा क्या है, कहेंगे सर ए बी है। ये ए बी बच्चे और ये ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब बन गया है। तो यहां प्रतिबिंब की प्रकृति क्या लिखेंगे, कहेंगे सर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। बच्चे प्रतिबिंब की जो प्रकृति है मेरे भाई, पहला पॉइंट आएगा क्या, कहेंगे सर पहला है बच्चे आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, पहले पॉइंट बच्चे इसको याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट मेरे भाई है कि कैसा है, कहेंगे सर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तीसरा पॉइंट बच्चे है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और चौथा पॉइंट बच्चे है इसकी जो आवर्धन होगी मेरे भाई, अब की बार बच्चे धनात्मक होगी। क्या होगी सर, आवर्धन बच्चे धनात्मक होगी। कैसी होगी सर, धनात्मक होगी। और साथ ही साथ बच्चे जो आवर्धन होगी एक से बड़ी भी होगी। क्या होगी सर, धनात्मक भी होगी मेरे भाई और एक से बड़ी भी होगी। तो ये बच्चे आपका दूसरा मेरे भाई डायग्राम बन गया है। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है सर, आवर्धित बनता है बच्चे बड़ा, और आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और उसकी आवर्धन जो होती है आपकी धनात्मक होती है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे यहां पर हमने दूसरा बच्चे देखो मेरे भाई दोनों डायग्राम बच्चे बना लिया है। वास्तविक व उल्टा बच्चे पहले केस में था, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बच्चे प्रतिबिंब बना था आपका, और बच्चे आवर्धन क्या ऋणात्मक थी, और यहां बच्चे भी प्रतिबिंब क्या था, वस्तु से बड़ा था। बच्चे यहां भी आपका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा था। क्या था, वस्तु से बच्चे बड़ा था। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आइए मेरे भाई 8वां प्रश्न आपका ये कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चे क्वेश्चन 9 कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। बच्चे दीर्घ दृष्टि दोष क्या है बच्चे, मेरे भाई दीर्घ दृष्टि दोष बच्चे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति बच्चे दूर की वस्तुओं को बच्चे स्पष्ट देख पाता है, लेकिन नजदीक की वस्तु को बच्चे स्पष्ट नहीं देख पाता। बच्चे जो नाम होता है बच्चे वास्तव में वहां बच्चे आपको दिखाई देता है, उसका उल्टा आपको समझना है मेरे भाई। दीर्घ दृष्टि दोष बच्चे इसको दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसका मतलब है दूर की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन नजदीक की वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है। बच्चे ऐसे ही लेंस को मेरे भाई दूर दृष्टि दोष, बच्चे ऐसे ही दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। बच्चे दूर दृष्टि दोष का मतलब यह है कि आपको दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन नजदीक की वस्तु बच्चे दिखाई नहीं दे रही है। बच्चे इसके निवारण के लिए मेरे भाई उचित फोकस दूरी का द्वि उत्तल लेंस बच्चे प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे इस बात को आपको याद रखना है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। बच्चे इसके निवारण के लिए द्वि उत्तल लेंस बच्चे उचित फोकस दूरी का प्रयोग करते हैं।
और मेरे भाई अगर आपसे पूछ ले कि निकट दृश्य दोष क्या है, तो बच्चे निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो उसे निकट दृश्य दोष बोलेंगे और उसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बच्चे अगर आप इसका कंप्लीट वीडियो बच्चे देखना चाहते हो एक लेक्चर में, वन शॉट में, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरा बच्चे चैप्टर को देख सकते हो। तो आइए बच्चे इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। बच्चे यहां पे लिखा है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यह दोष निम्नलिखित दो कारणों से किसी एक कारण से हो सकता है बच्चे, ठीक है ना? ठीक है सर। अब मेरे भाई ध्यान देना है, पहला कारण क्या है? कहेंगे सर नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है बच्चे। अगर नेत्र लेंस की वक्रता बच्चे कम हो जाती है, उसका कर्वेचर बच्चे नेत्र लेंस का कम हो जाता है, तो उसकी फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है, जिससे यह दोष आपके आंख में देखने को मिल सकता है बच्चे। दूसरा दोष यहां पे है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए बच्चे। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की अगर दूरी कम हो जाएगी, अर्थात नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए बच्चे, तब भी यह दोष देखने को मिलता है। तो बच्चे इसके दो कारण हैं मेरे भाई, ये पूछे नहीं गए बच्चे, लेकिन हमने आपको बता दिया है स्पष्ट कि नेत्र बच्चे दीर्घ दृश्य दोष होने का कारण क्या है। तो बच्चे इसके दो कारण हैं, इन दोनों कारणों को आपको याद रखना है मेरे भाई। आगे कहेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। इस कारण 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है बच्चे। इस दोष में क्या होता है? तो कहेंगे सर मनुष्य का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, जिसके कारण उसका जो प्रतिबिंब आंख का है और रेटिना के पीछे बनता है। आइए बच्चे इसका आपको डायग्राम भी दिखाते हैं कैसे होता है। देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई अगर बच्चे किसी व्यक्ति को निकट बच्चे यहां पे दूर दृश्य दोष हुआ है, तो बच्चे क्या होगा? कहेंगे सर उसका जो इमेज है बच्चे, प्रतिबिंब है आंख में, वह रेटिना के पीछे बच्चे यहां पर बच्चे प्रतिबिंब बनता है। उस केस में कहां बनेगा सर? उसका प्रतिबिंब मेरे भाई आंख के पीछे बच्चे यहां बनता है। ये क्या है? कहेंगे सर दूर दोष दुष्ट बच्चे क्या है? कहेंगे सर यह जो है दूर दोष युक्त आंख है बच्चे, ठीक है ना? दूर दोष युक्त आंख बच्चे है। और बच्चे उसका निवारण के लिए क्या किया हमने? तो बच्चे इसके निवारण के लिए मेरे भाई कि इमेज हमारा रेटिना पर ही बन जाए, इसके निवारण के लिए हमने उचित फोकस दूरी का द्वि उत्तल लेंस बच्चे यहां पे लगा दिया। यही बात मेरे भाई यहां लिखी है कि इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बच्चे देखो ये मेरे भाई अगर यहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग बच्चे कर लेंगे तो ये इमेज को बच्चे पहले ही कन्वर्ज कर देगा, मोड़ देगा और उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर लाके बना देगा, ठीक है ना? रेटिना बच्चे ये क्या है? कहेंगे सर रेटिना है और बच्चे रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बच्चे बन जाएगा इस केस में। तो बच्चे दूर दृश्य दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कहेंगे सर यहां पर मेरे भाई आपका द्वि फोकस दूरी का बच्चे उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई इसको अच्छे से आप डायग्राम को बना लो और बच्चे इस बात को आप समझ लो अच्छे से, ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है? विद्युत शक्ति से बच्चे क्या तात्पर्य मेरे भाई है, ठीक है ना? कह रहा है विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, ठीक है? तो बच्चे वैद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है? 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध और 10 घंटे में व्यय ऊर्जा। देखो बच्चे यहां पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो बच्चे लिखेंगे किसी परिपथ में ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा
व्यय होने की दर को, व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई कि किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में अगर बच्चे W जूल ऊर्जा व्यय t सेकंड में होती है तो उसकी शक्ति P बराबर W/T होती है। तो बच्चे इस बात को यहां पर मेरे भाई लिख देंगे इस प्रकार से, यदि किसी परिपथ में W जूल ऊर्जा t सेकंड में व्यय होती है तो उस परिपथ की वैद्युत शक्ति P बराबर W/T बच्चे, यानी कि ऊर्जा बटे समय। बच्चे ये वैद्युत शक्ति क्या है और उसका फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। ठीक है सर। आगे बच्चे उसने प्रश्न पूछा गया हमसे है, कह रहा है 200 वाट का एक हीटर बच्चे, यानी मेरे भाई आपको पावर दिया है P का मान 200 वाट। ठीक है सर, 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से बच्चे, विभवांतर दिया है V का मान 250 वोल्ट से जुड़ा है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा। बच्चे सबसे पहले उसने I निकालना है, तो मेरे भाई P इक्वल टू फॉर्मूला होता है VI। क्या होता है सर? P बराबर VI बच्चे, मेरे भाई वैद्युत शक्ति का फॉर्मूला P बराबर VI होता है। अगर बच्चे यहां से I निकालेंगे मेरे भाई तो I बराबर क्या होगा, कहेंगे सर P/V होगा। क्या होगा सर? P/V होगा। बच्चे P का मान कितना है, कहेंगे सर 250 है। अपॉन V का मान कितना है, कहेंगे सर बच्चे P का मान 200 है। बच्चे P का मान 200 है मेरे भाई, और V का मान बच्चे 250 है। कितना है सर? 250। ठीक है सर। अब बच्चे इसको डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, यहां आप डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो 50 चौको 100 बच्चे, और 50 से मेरे भाई कितनी बार, कहेंगे सर 50 पंचे 250 बच्चे। कितना? 50 पंचे 250 बच्चे। अब देखो, अब यहां पर मेरे भाई 4/5 आ गया, तो बच्चे 4/5 को आप भाग करेंगे कितनी बार, कहेंगे सर 0.5 8 40, 0.8 एम्पियर। कितना आएगा सर? 0.8 एम्पियर। तो बच्चे पहले प्रश्न का आपका यहां पे आंसर कितना आ गया, कहेंगे सर 0.8 एम्पियर। ठीक है सर। अगला प्रश्न बच्चे आपसे यहां पूछा गया है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बच्चे पूछ रहा है, कह रहा है हीटर के तार का प्रतिरोध बच्चे, तार का प्रतिरोध मेरे भाई, यहां पर बच्चे फॉर्मूला होता है आप कितना, कहेंगे सर फॉर्मूला है V इक्वल टू IR बच्चे। ओम का नियम लगा दिया यहां पे, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ओम का नियम तो आप जानते हो ना, कहेंगे हाँ सर। V इक्वल टू IR बच्चे, यहां पर मेरे भाई अगर R का मान निकालेंगे तो R आएगा V/I बच्चे। क्या होगा सर? V/I। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई V का मान कितना है, कहेंगे सर V का मान 250 है, 250 है। अपॉन बच्चे मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर I का मान कितना है, कहेंगे सर I का मान आपका 0.8 लिख लो बच्चे, या फिर 4/5 लिख लो। तो मेरे भाई इसको हम 4/5 ही लिख रहे हैं। देखो बच्चे पॉइंट में ना भाग करना पड़े बच्चे, तो इसको हमने 4/5 ही लिख लिया। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई यहां पर इसको आप डिवाइड करो तो बच्चे कैसे जाएगा, कहेंगे सर ये आपका मेरे भाई 5 ऊपर जाएगा, कहेंगे हाँ सर 5 ऊपर जाएगा बच्चे। तो ये 250 गुणे 5/4 बच्चे हो गया। तो मेरे भाई 250 को बच्चे 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 0 0, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 दूनी 10 2 12, 1250/4 बच्चे। 1250 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 3 बार गया बच्चे,
4 एकम 4, ठीक है सर, बच गया 1, हो गया 10, 4 दूना 8, बचा 2 बच्चे, 4 पंचे 20 मेरे भाई, यानी कि 312.5 ओम बच्चे आ गया। ये प्रतिरोध कितना आ गया सर? 312.5 बच्चे। देख लो मेरे भाई, ओम का नियम हमने यहां लगाया है V बराबर आई आर, और R का मान बच्चे V अपॉन आई यहां से लिख लिए, V का मान 250, I का मान बच्चे 4/5 लिखा मेरे भाई, 5 पलट के ऊपर गया तो 250 गुणे 5/4 बच्चे, इसको हमने गुणा कर लिया, 250 को 5 से 1250 आ गया, इसको 4 से बच्चे डिवाइड करेंगे तो 312.5 कितना आ गया सर? 312.5 आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब है। अब मेरे भाई अगला आपसे तीसरा पार्ट पूछ रहा है, 10 घंटे में व्यय या व्ययित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चे कितनी ऊर्जा जो है 10 घंटे में आपकी व्यय होगी। देखो बच्चे, इसका तीसरा पार्ट यहां सॉल्व कर रहे हैं। 10 घंटे में व्यय ऊर्जा बच्चे, 10 घंटे में व्यय ऊर्जा बच्चे, 10 घंटे में व्यय ऊर्जा मेरे भाई कितनी कहेंगे सर? वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा बटे 1000 गुणे बच्चे किसमें कहेंगे सर? किलोवाट घंटा में आएगा बच्चे। ये इसका फॉर्मूला मेरे भाई किसमें है? कहेंगे सर वाट गुणे घंटा बटे 1000, और बच्चे ये वैल्यू आती है आपके किलोवाट घंटा में। तो आपको यहां कितना वाट दिया है? कहेंगे सर आपको 200 वाट दिया है। तो P का मान बच्चे कितना है? कहेंगे सर वाट मेरे भाई 200 है, इंटू घंटा बच्चे 10 दिया है, अपॉन में 1000। तो बच्चे 1 0 से 1 0 गया बच्चे, ये 0 से ये 0 गया बेटा, ये 0 से ये 0 गया, आपका आंसर आ गया 2 किलोवाट घंटा। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है सर। बच्चे इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया? कहेंगे सर वे ऊर्जा का मान 2 किलोवाट घंटा बच्चे आ गया, और यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का आंसर है। देख लो बच्चे, अगर आपको वैद्युत ऊर्जा कितना खर्च हुई है निकालना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चे, वाट गुणे घंटा अपॉन 1000 बच्चे। इस फॉर्मूले पर रखकर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? कहेंगे सर आपको आएगा आंसर यहां पर 2 किलोवाट घंटा। ठीक है? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए। यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I धारा प्रवाहित हो रही है तो सामर्थ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो बच्चे, वैद्युत सामर्थ्य का मेरे भाई डेफिनेशन है, किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की समय दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। बच्चे बिल्कुल सेम डेफिनेशन हमने देखो ये बेटा यहां पे लिखी है। देखो मेरे भाई, ये किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को या समय दर को बच्चे वैद्युत शक्ति कहते हैं। बच्चे वही वैद्युत सामर्थ्य मेरे भाई सेम है, देख लो। ठीक है सर? ठीक है बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर W अपॉन टी। क्या होता है सर? W अपॉन टी। अगर बच्चे वैद्युत ऊर्जा जो है आपकी W जूल है, W बच्चे वैद्युत ऊर्जा है, और समय अगर मान लो मेरे भाई T है, तो सामर्थ्य P बराबर बच्चे W अपॉन टी होगा, और इसका मात्रक बच्चे होगा वाट। क्या होगा सर? वाट। जूल पर सेकंड बच्चे लिख सकते हो, या फिर जूल पर सेकंड, जूल प्रति सेकंड बच्चे। इसी को हमने बच्चे वाट लिख दिया है। ठीक है ना? ठीक है सर। अब मेरे भाई आगे कह रहा है, यदि परिपथ में वोल्टेज V है और धारा I है तो इसका सूत्र क्या है बच्चे? तो कहेंगे सर P बराबर मेरे भाई VI। क्या होगा सर? VI। देखो बच्चे, ये अगर परिपथ में बच्चे वोल्टेज V है और धारा I है तो शक्ति का सूत्र P बराबर VI होगा। कहां से आया सर? देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं कि बच्चे अगर परिपथ में V वोल्टेज है, धारा I है, समय T है, यानी कि V वोल्टेज, I धारा और T समय तक बच्चे प्रवाहित हो, तो उसका जो व्यय ऊर्जा होता है उसका फॉर्मूला मेरे भाई W बराबर क्या होता है? कहेंगे सर W बराबर होता है VIT। क्या होता है सर? VIT। ये कहां से आया? तो कहेंगे सर कुछ इस प्रकार से मेरे भाई इसको लिख लो। यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में
परिपथ में I धारा t समय तक V वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित हो तब व्यय ऊर्जा बच्चे इसका सूत्र होता है W बराबर VIT। मेरे भाई इस फॉर्मूले को बच्चे अगर यहां लिख दें हम तो P बराबर आ गया VIT अपॉन T बच्चे। T से T मेरे भाई ये कैंसिल हो जाएगा और P बराबर आपका आएगा VI। कितना आएगा सर? VI। बच्चे ये आपका इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है, जवाब है। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चे ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को 100% बोर्ड में मिलेंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई भी समस्या आपको है बच्चे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले बच्चे कांच के प्रिज्म का कोण बच्चे 60 डिग्री है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा? और sin 49 की वैल्यू बच्चे दिया है 0.75। देखो मेरे भाई यहां पे आपको n का मान दिया है अपवर्तनांक कांच का 1.5, प्रिज्म कोण बच्चे a का मान दिया है 60 डिग्री और बच्चे कह रहा है अल्पतम विचलन यानी कि डेल्टा m का मान बच्चे आपको यहां पे निकालना है। ठीक है सर। और बच्चे sin 49 की वैल्यू 0.75 आपको ये दे रखा है। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई अल्पतम विचलन का सूत्र बच्चे होता है अल्पतम विचलन प्रिज्म के का सूत्र मेरे भाई होता है आपका क्या कहेंगे सर? n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम बच्चे अल्पतम विचलन डेल्टा m अपॉन प्लस a अपॉन पूरे का 2 और पूरे के अपॉन में साइन a बाई 2। बच्चे ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना? ठीक है सर। ये सभी फॉर्मूले बच्चे हमने आपको डिटेल्ड लेक्चर में बताए हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले बच्चे हमने क्लास में डिस्कस किए हैं कि अल्पतम विचलन का सूत्र क्या है और इस पर बहुत सारे सवाल भी हमने कराए हैं। अब देखो बच्चे यहां n का मान 1.5 रख लो बेटा। ठीक है सर। 1.5 बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a का मान 60 बटे पूरे का 2 अपॉन पूरे में साइन 60 बटे 2, a का मान 60 बटे 2 बच्चे फॉर्मूले का। अब मेरे भाई ये लिखेंगे 1.5 बराबर साइन डेल मिनिमम प्लस a यानी कि 60 अपॉन का 2 और पूरे के बच्चे साइन 60 बटे 2 यानी कि साइन 30 हो जाएगा। अब मेरे भाई 1.5 बराबर साइन डेल मिनिमम प्लस 60 बटे 2 अपॉन पूरे का साइन 30 बच्चे। साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता सर? 1/2। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो 1.5 अपॉन बच्चे 2 आ जाएगा। ये मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो ऐसे आएगा बच्चे 1.5 इंटू 1/2 बराबर साइन डेल मिनिमम प्लस 60 बटे का 2। अब बच्चे 1.5 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.75 आ गया। कितना सर? 0.75 बराबर साइन डेल मिनिमम प्लस 60 बटे का 2। अब देखो बच्चे इसके बाद का प्रोग्राम मेरे भाई यहां देखो साइन में बच्चे 0.75 किसका मान है? कहेंगे सर देखो दिया है 0.75 आपका साइन 49 की वैल्यू है तो इसके जगह पे आप साइन 49 लिख सकते हैं। कितना? साइन 49 डिग्री बराबर साइन डेल मिनिमम प्लस 60 बटे का 2।
अब देखो बच्चे, यहां साइन से मेरे भाई साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से बच्चे साइन कट गया, क्या आ गया कहेंगे सर, आ गया 49 डिग्री बराबर डेल मिनिमम प्लस 60 बटे का 2। बच्चे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई करेंगे तो 2 9 18 और 2 चौके 8 1 9 98 बच्चे बराबर डेल मिनिमम यानी कि न्यूनतम विचलन प्लस 60 डिग्री। बच्चे 60 को इधर लाएंगे मेरे भाई तो 98 माइनस 60 बराबर डेल मिनिमम यानी कि न्यूनतम विचलन। बच्चे 98 में से 60 घटाओ बच्चे तो आएगा 8 और 9 से गया 3 38 डिग्री। तो बच्चे आपका डेल मिनिमम की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, तो कहेंगे सर न्यूनतम विचलन आपका 38 डिग्री का कितना आ गया, 38 डिग्री आ गया बच्चे। यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का जवाब है। क्या है सर, इस प्रश्न का बच्चे जवाब यहां पे है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि डेल मिनिमम बच्चे न्यूनतम विचलन यहां कितना आ गया, कहेंगे सर 38 डिग्री आ गया। बच्चे इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में पूछ रहा है, तो मेरे भाई आपको इस तरह के सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अगर बच्चे आपको एकदम डिटेल में चैप्टर को देखना है मेरे भाई, तो आपको हमने कई बार बताया वीडियो में कि आपको डिटेल्ड क्वेश्चन बच्चे हमने पूरे एकदम पूरा चैप्टर बच्चे धागे खोल दिए गए हैं वीडियो में। तो बच्चे आप वन शॉर्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं जाके, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए मेरे भाई इतना ही। और बच्चे ये आपका फिजिक्स का जो पूरा पेपर था बच्चे हमने समाप्त कर दिया है आज की क्लास में, 2025 का पहला सेट बच्चे। अगला सेट बच्चे जल्द ही लेकर मिलेंगे आपके सामने बच्चे। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चे समय से मिल पाए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। जय हिंद सभी को।